हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों के लिए मैथ्स का एक बैच शुरू किया गया है, जिसकी क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूँ शून्य से गुरु शिखर। और इस शून्य से गुरु शिखर बैच की खासियत ये है कि इस बैच के अंतर्गत मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ जिस भी टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा उसके जो भी पीवाईक्यूज हैं, यानी कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आए हुए हो सकते हैं, वो चाहे फिर आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका आरएएस का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे कांस्टेबल, एएसआई, आपके पटवारी, ग्राम सेवक, इसके अलावा भी अगर जहां कहीं भी रीट है, उन सभी एग्जाम्स में अगर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी क्वेश्चन का जो मैं है संकलन करके आप सभी लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। हमने सर्वप्रथम जो डिस्कस करा था वो हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, और उसको बहुत अच्छे से मैंने बेसिक से एकदम क्लियर आपके सामने करा। उसके बाद में दूसरे टॉपिक को अपन ने शुरुआत करा था और दूसरा टॉपिक था अपना परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत टॉपिक के अपन ने 3 क्लासेस अभी तक ले ली है और आप सभी लोगों ने उन तीनों क्लासेस के देख करके नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जिस भी विद्यार्थी ने शून्य से गुरु शिखर बैच के नोट्स बना लिए वो ये मान के चले कि उसके मैथ्स के अब जो आने वाले क्वेश्चंस है वो 100% सही होने के चांसेस है, अगर वो जो लगातार मेरे द्वारा गाइडलाइंस आपको दी जा रही है उनको फॉलो करता है तो। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं अपने परसेंटेज की चौथी क्लास की। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं। जो आपको ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए जाते हैं ना, कि ये चुनाव वाले क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को ऐसे टाइप वाइज नहीं करवा करके जैसे जैसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनमें क्या पूछा है और कौन से टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ताकि आपको ये समझ हो जाए कि हाँ, अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो नया क्वेश्चन आएगा तब भी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर मैं आपको टाइप रटवाऊंगा तो आप जो है खुद अपने दिमाग का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को टाइप रटवाऊंगा नहीं, बल्कि आपको टाइप समझाऊंगा। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है, तू अगर पानी है तो खुद को आग कर, तू अगर पानी है तो खुद को आग कर, बंजर जमीन में भी खिलता है फूल, बंजर जमीन में भी तो खिलता है फूल कभी, तू करामात बन, तू करामात बन, सभी को बाग बाग कर, सभी को बाग बाग कर। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। साथ ही साथ अगर किसी विद्यार्थी की ये इच्छा है कि भाई मुझे पर्सनली गाइड भी किया जाए आपके द्वारा, मतलब मेरे द्वारा, प्रवीण सर के द्वारा, और आप सभी लोगों को आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर कहीं आप बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई अपनी नोट्स में से सॉल्व कर रहे हो, डाउट आता है तो उनका सॉल्यूशन भी चाहिए है, तो आप मुझे ऐप पर, राजस्थान एकेडमी सिरोही हमारा ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड करके वहां चैट के माध्यम से मेरे से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके किसी भी प्रकार के डाउट को वहां सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, ठीक है, तो बताइए कि गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। और इस टाइप का क्वेश्चन करना मैंने सिखा दिया है, तो आप करेंगे। आपका समय होता है शुरू। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। आपका समय हो चुका है शुरू। और जितना जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही जल्दी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए करिएगा। बहुत शानदार ही क्वेश्चन है और सिंपल भी है, दोनों ही चीजें हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसका आंसर जरूर निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसमें बड़ी बात यह है कि अगर आप गलती भी करोगे ना तो उसका ऑप्शन भी दे रखा है, मैं बताऊंगा अभी। तो आपका समय हुआ समाप्त। देखिए आपके पास में उमंग यानी कि यू नाम दे देते हैं अपन,
और एक अपने पास में कौन है, गर्वित, यानी जिसे अपन जी कह देते हैं। ठीक है, बोला ये है कि गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है उमंग की ऊंचाई। तो गर्वित की ऊंचाई अपन मान लेते हैं कितनी, 100, ताकि गर्वित उमंग की ऊंचाई ऑटोमेटिकली निकल जाए कितनी, 160। क्योंकि मुझे ये पता है कि 100 का 60% होता है 60, और 60 अधिक है यानी 60% अधिक है, यानी 100 प्लस 60%, 100 का तो 60 ही होता है, तो 100 प्लस 60 160। तो उमंग की ऊंचाई कितनी हो गई, 160 हो गई। गर्वित की ऊंचाई 100 हो जाएगी। दोनों की ऊंचाई अपने पास आ चुकी है। अब बोला ये है कि गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितनी कम है, यानी जो गर्वित की ऊंचाई है और उमंग की ऊंचाई है वो कितनी कम है। तो कितनी कम है, 60 कम है। कितनी कम है, 60 कम है। लेकिन बोला है कितने प्रतिशत, और किससे, उमंग से। तो जिससे बोला जाता है उसकी ऊंचाई या उसकी वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो उमंग से बोला है तो उमंग की जो वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे, यानी 160 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब काट पीट मचा दो, तो 100 से 100 कट गया, और 4 से कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 25 बार। ठीक है, फिर अब 2 से काट दो, 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार। ठीक, अब कितना हो गया, तो 25 इंटू 3 75, डिवाइड बाय 2, और 75/2 कितना होता है, तो 37 सही 1/2% होता है। तो ऑप्शन आपका ये कौन सा है, सी ऑप्शन है, यानी 3, 37 सही 1/2% इसका उत्तर सही है। ये तो है मेथड फर्स्ट, जो एकदम सही है, और इसी मेथड को यूज करना है। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर किसी विद्यार्थी ने कंफ्यूज हो करके क्या कर दिया कि डिफरेंस तो ले लिया साइड, लेकिन नीचे जो है क्या कर दिया कि गर्वित की ऊंचाई रख दी, यानी 100 रख दिया, तो अब उसका आंसर क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये रहा, देखो फर्स्ट 60%, तो ये फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ऊपर तो डिफरेंस आता है, मैंने जैसा पीछे समझा रखा है आपको बिल्कुल बेसिक से, तो आपको ये तो पता है कि ऊपर तो हमेशा डिफरेंस लिखना है, लेकिन नीचे क्या लिखना है, तो नीचे आपको लिखना होता है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उमंग से, तो उमंग की ऊंचाई आएगी। और दूसरी चीज, वैसे भी आप समझ सकते हो कि देखो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से 60 कम है, ये बात सही है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा है तो 60% हो ही नहीं सकती, क्योंकि 160 का 60% आप निकालोगे तो क्या वो 60 आएगा, नहीं आएगा। 160 का 60% तो कितना आएगा, तो 160 का 60% तो आ जाएगा 96। इसलिए अपना आंसर क्या आ रहा है, 37 सही 1/2% ही कम है ये। ठीक है ना, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, तो ये गलती आप नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ हमेशा वो आएगा जिसके साथ में वर्ड से जुड़ा हुआ है, या जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, दोनों बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग मेथड के माध्यम से बता दूंगा। आपको बस जैसे ही क्वेश्चन दिखे कि हाँ ये वाला मेथड काम कर रहा है, चिपका देना मेथड। ठीक है, चिपकू गम से चिपका देना। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लो। कुछ पानी में 4% चक्कर है, क्या है, चक्कर, अरे भाई चक्कर नहीं है, शक्कर है, शुगर है। ठीक है ना, तो कुछ पानी था, उसके अंदर 4% शुगर था, यानी कि अगर 100 लीटर पानी है
तो उसके अंदर 4 लीटर शक्कर है, शुगर है, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। 100 में से 4 लीटर शक्कर है। अब अगर टोटल 6 लीटर पानी है, इसका मतलब 6 का 4% अपन निकाल लेंगे। समझ में आ गई ना बात? तो 6 लीटर पानी में से 1 लीटर अगर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, मैंने क्या करा, 6 लीटर जो टोटल पानी है उसको गर्म किया, 1 लीटर पानी उड़ गया, तो बचा कितना होगा, 5 लीटर। तो जो बचा हुआ पानी है उसके अंदर शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर किसी को लगे सर ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो देख भाई, प्रतिशत टॉपिक सिखा रहा हूं तुझे, क्या कर रहा हूं, लर्न करवा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। इसलिए मैं आराम आराम से क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है 5 की जगह 6 लेक्चर हो जाए, लेकिन मुझे उसका गम नहीं होगा कि मेरे 6 लेक्चर हुए। मुझे अगर 6 की जगह 5 लेक्चर में निपट गया और मुझे ये गम रह जा गया कि मेरे बच्चे ने नहीं सीखा होगा, तो मैं फिर जो है अपने खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा। जिसको जल्दी पढ़ना है भाग जाओ इधर से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बोला है कुछ पानी के अंदर 4% शक्कर, इसका मतलब क्या है, जितना भी पानी है उसके अंदर 4% शक्कर होगी, ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन। अब अगर 6 लीटर ही पानी है टोटल, उसमें से 1 लीटर उड़ गया तो 5 लीटर बना। अब 5 लीटर के अंदर शक्कर कितने परसेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, आपका समय हुआ शुरू, करिए एक बार ट्राई, उसके बाद में मैं अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। नो टेंशन रहना है, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करनी है, चिलिंग मारना है अपने को, ठीक है। और आपने मेरा स्टेटस शायद देखा होगा हमारे व्हाट्सएप बिजनेस पर कि हमारे राजस्थान एकेडमी के एक होनहार विद्यार्थी जोगाराम जी का जो है, राजस्थान के अंदर अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने आज ही राजकीय पीजी महाविद्यालय जो जालोर है वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे आप अगर कोई विद्यार्थी वहां का है तो आप उनसे कोई सहायता प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। राजस्थान एकेडमी के ही वो विद्यार्थी है। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। देखिए भाई क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम ये करेंगे कि 6 लीटर ही टोटल पानी है, क्योंकि इसने बोला है कि कुछ पानी के अंदर, कुछ पानी का मतलब है ये कहने का कि जितना पानी होगा ना उसमें 4% शक्कर होगी। तो अपने पास तो पानी कितना है, 6 लीटर। तो 6 लीटर पानी के अंदर 4% क्या है, शक्कर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 6/25 लीटर। ये किसकी वैल्यू है, ये है इसके अंदर शक्कर की वैल्यू। यानी शक्कर कितनी है, 6 लीटर अगर पानी है तो उसके अंदर शक्कर है 6/25 लीटर। ठीक, अब आप ये बताइए कि अगर मैं इस 6 लीटर पानी को गर्म करता हूं तो शक्कर थोड़ी वाष्प बन के उड़ेगी, केवल और केवल पानी उड़ता है। इस चीज का ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके तरबूज के लिए भी आएगा, तो तरबूज के अंदर भी केवल जो पानी होगा वो उड़ता है, जो खाने की वस्तु होती है उसके अंदर लाल लाल, वो कभी कम नहीं होती, उसका द्रव्यमान फिक्स रहता है, उसका मास फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ये चीजें ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि पानी और नमक मिक्स किया है तो नमक की मात्रा जो पहले थी वही बाद में रहेगी, नमक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, केवल पानी उसमें से उड़ जाएगा। ऐसे ही अगर पानी और दूध को मिक्स किया जाता है तो पानी उड़ता है, दूध नहीं उड़ता है वाष्प बन के। इन चीजों का, इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखें। तो यहां पर शक्कर की मात्रा तो फिक्स हो गई, कितनी, 6/25 लीटर। अब पानी लेकिन कितना हो गया है, 6 में से 1 उड़ गया, पानी बचा 5 लीटर। यानी कि 5 लीटर के अंदर भी शक्कर जो होगी वो तो 6/25 लीटर ही होगी। तो अब हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा सा, कि शक्कर का प्रतिशत कितना है पानी के अंदर। तो शक्कर की वैल्यू कितनी है, 6/25। और टोटल अपने पास में जो घोल है पानी का वो कितना बचा है, 5 लीटर। इंटू क्या करेंगे, 100, क्योंकि ये चीज तो मैं सिखा चुका हूं पहले ही कि आपके पास में है कितना और वो टोटल कितना है, इंटू 100।
से ही प्रतिशत निकलता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6/25 इंटू 5 125 हो जाएगा गुणा होकर के, और इंटू ये 100। अब काट पीट मचा देंगे, तो 5 से ये कटेगा कितनी बार, सॉरी 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार। तो 6 चौक 24 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 6 चौक 24 और डिवाइड बाय 5 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर अपना जो सेकंड है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आगे भी। क्या चीज फिक्स रहेगी, जो चीज आपके एक्स्ट्रा मिलाई जा रही है पानी के अंदर वो हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि जो शक्कर है वो तो पहले भी 6 लीटर के अंदर भी कितनी थी, 6/25 लीटर, 5 लीटर के अंदर भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, बस प्रतिशत चेंज हो जाएगा। पहले 4% थी, अब 4% से ज्यादा जो है शक्कर का प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत चेंज होगा, शक्कर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मात्रा चेंज नहीं होगी। तो 24/5 प्रतिशत जो है शक्कर का प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके इसी टाइप का क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के अंदर ही आया था, हाल फिलहाल जो अभी हुआ है ना सीटेट, आपके ये मतलब सीटेट सॉरी सीईटी, सीटेट तो सेंट्रल का एक एग्जाम है जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, जैसे राजस्थान में रीट है वैसे ही, तो ये सीटेट का नहीं सीईटी का है, जो अपने राजस्थान के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी आयोजित हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, और प्रतिशत का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विभिन्न चैनलों की पसंद जानने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, परिणाम को निम्न पाई चार्ट से दिखाया गया है। यदि सर्वेक्षण में किए गए व्यक्तियों में से 50% जो व्यक्ति हैं वो 40 से कम आयु के थे, तो 40 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की संख्या क्या है जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या है कि 900 व्यक्तियों का अपन ने सर्वेक्षण करा यानी सर्वे करा है, और उस 900 व्यक्तियों में से 50% तो है 40 से ऊपर वाले और 50% है 40 से कम वाले। 50% का मतलब है सीधा 900 के आधे, ठीक है ना, मैंने बताया था 50% का मतलब होता है 1/2, तो 900 का 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 450, यानी 450 लोग तो है 40 से कम आयु के, और 450 ही लोग हैं जिनकी आयु 40 से ज्यादा है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 40 से अधिक आयु के जो लोग डीडी नेशनल को पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है, आप बताइए। जिसके अंदर जी न्यूज को देखने वाले 30% है, आज तक को देखने वाले 15% है, अन्य को देख रहे हैं बचे हुए जो भी देखो 40 और 30 70, 70 और 10 80, 85 और 5 90, तो 10% है जो अन्य को देखते हैं, और सोनी जो है वो 5% देखते हैं, और डीडी नेशनल को 40% लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए आपका समय हुआ शुरू, इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को अगर कोई विद्यार्थी समझ जाएगा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही हिंट दे दी है मैंने, ऐसा क्वेश्चन है ये। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो मेरे दोस्तों, क्योंकि मजबूरियां तो बहुत आएगी। अरे ये बिपरजू बाइपरजू जैसे तो है ना, बहुत चक्रवात आने वाले हैं, हम इनसे डर गए तो हमारा जो है भविष्य कैसे सुधरेगा, हमें इनसे डरना नहीं है, हमें तो जो है इससे लड़ना है। इसीलिए तो कहा गया है कि तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी के साथ में चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं सॉल्व। देखिए यहां पर आपसे कहा जो गया है उसको अगर आप देखोगे तो आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व आप इस प्रकार से करोगे कुछ कि 900 लोग थे, उसमें से 50% ऐसे हैं जो 40 प्लस है, और 50% ऐसे हैं जो 40 कम है। 50% का मतलब 450 है जो कि 40 से ज्यादा आयु के हैं, और 450 लोग ऐसे हैं जो 40 से कम आयु के हैं। ठीक, आपने ये देखा, इसको सॉल्व करा, उसके बाद में
कई विद्यार्थियों का दिमाग ये भी चलेगा कि भाई 40 से ऊपर वालों की संख्या डीडी नेशनल को पसंद करते हैं, वो है 40%। तो 900 का 40% निकाल लेते हैं। 900 का 40% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 का 50% हो जाएगा 40 प्लस, और 50% हो जाएगा 40 माइनस, यानी 180 लोग हैं जो 40 प्लस आयु के हैं जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं, और 180 हैं जो 40 कम आयु के हैं लेकिन डीडी नेशनल पसंद करते हैं। और इस प्रकार से वो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करके आ जाएगा, है ना। फिर वो वहां से खुश होकर के आ रहा है कि मेरे बहुत सही है, बहुत सही है, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। और ऐसे ही कोई विद्यार्थी टपक गया मेरे जैसा समझदार, और उसने आकर बोला बेटा इसका आंसर फोर्थ है, कि गणना संभव ही नहीं है। और फिर आप उससे बहस कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं होगा, देख मैंने कैलकुलेशन करी थी वो है। तो बिल्कुल बेटा बहस नहीं करनी, क्योंकि इसका आंसर डी एकदम सही है। गणना ही संभव नहीं थी, और गणना इसलिए संभव नहीं थी क्योंकि ये तो सही किया आपने कि 40 50-50%, 40 प्लस और 40 माइनस वाले अलग अलग कर दिए, यानी 40 से ज्यादा वाले और 40 से कम वाले। लेकिन आपको ये किसने कहा कि 900 का 40% यानी 360 जो डीडी नेशनल को देख रहे हैं वो भी आपने यहां से सही उतारा है। लेकिन दिक्कत यहां आ रही है, इस 360 का एग्जैक्ट 50% 40 प्लस है और एग्जैक्ट 50% 40 माइनस है। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में केवल ये कहा गया है कि सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों का 50%, यानी 450 लोग 450। लेकिन इन 450 के अंदर ऐसा कहीं भी डिसाइडेड नहीं है कि वो डीडी नेशनल इतने लोग देख रहे हैं, या इतने जी देख रहे हैं, या इतने आज तक देख रहे हैं, या इतने सोनी देख रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये कुछ गलतियां होती है जो हम एग्जाम में करके आ जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ऑप्शन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शनों से बचना है और ऐसी गलती करने से बचना है। ठीक। अगर आप कोई विद्यार्थी ये भी सोच सकता था कि 450 का आधा एग्जैक्ट जो है मैं निकाल लेता हूं, तो आप 225 निकालते हो और ऑप्शन नंबर ये देखो थर्ड भी दे रखा था। समझ में आई बात? तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आंकड़े ही नहीं दे रखे, ये चीज कहां दे रखी थी कि 50-50% करना है हमें, नहीं बोला है। क्योंकि हो सकता है कि जो डीडी नेशनल 40% लोग देख रहे हैं वो 40 के 40% लोग 40 प्लस के हो, या हो सकता है वो 40 के 40% लोग 40 कम आयु के हो, या 20% इसके हो, 20 इसके हो, 10 इसके हो, 30 इसके हो, 30 इसके हो, 10 इसके हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसलिए गणना संभव नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक फिक्स मेथड बता ही रखा है कि जब भी वृद्धि या कमी का क्वेश्चन आए, आपको पहले वाली जो कंडीशन है वो हमेशा 100 माननी है। ये है इस क्वेश्चन की हिंट। अब जो लगा सकता है वो दिमाग लगा देना। क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यह आपको बताना है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी वो आपको बताना है। हालांकि यहाँ पहले ही लिख दिया कि वृद्धि होगी। हो सकता है किसी विद्यार्थी को कमी लग रही हो तो आप कमी वाला भी ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, चलो आपका समय हुआ शुरू, और करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने कहा है ना कि तू जिंदा है तो अपनी नाक में दम कर दे, तो तू जिंदा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ठीक, कर भाई कर, जल्दी चल, चुटकियों में बजा दे इस क्वेश्चन को। और बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार डायरेक्ट ही मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सब चीजें मैं बेसिक पीछे बता चुका हूं। अब केवल आपको क्या करवा रहा हूं, परसेंटेज का एप्लीकेशन करवा रहा हूं। समय हुआ समाप्त। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, कोई भी ज्योमेट्री बोले, आपको उसके आयतन का और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी नहीं पता है तो मैं जो याद करवाऊं वो याद कर लेना, आगे मैं बता दूंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री।
देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसके अंदर जो ये पाई होता है, ये पाई आपका होता है कांस्टेंट, यानी नियतांक। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और प्रतिशत के अंदर कमी या वृद्धि जो होगी उसके ऊपर इस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस टाइप का, तो वहां पर अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको भूल जाए, उसको कैलकुलेशन के अंदर ला करके आप अपनी माथापच्ची नहीं बढ़ाए, आप अपनी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाए, वो कोई इफेक्ट नहीं करता क्वेश्चन के आंसर में। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। तो पाई तो भूल जाओ। अब अपने पास बचा केवल क्या? आर और एच। अब आर और एच का पहला केस आपके पास है और दूसरा केस है। पहला केस वो जब उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या और ऊंचाई रही होगी, और दूसरा केस है जब उसके अंदर 20% की वृद्धि हो गई। तो मान लिया कि त्रिज्या पहले थी 100 और ऊंचाई भी पहले थी 100। मानना हमेशा आपको 100 ही है, उससे ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। और अब क्या हो गया? 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 20% 20 होता है, तो ऑटोमेटिकली वृद्धि कितनी हो गई? मतलब बढ़ करके त्रिज्या कितनी हो गई? 120 हो गई। ऊंचाई बढ़ करके कितनी हो गई? 120 हो गई। बस। अब जो फॉर्मूला है वो लगा दो वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या बचा है अब अपने पास? केवल आर स्क्वायर एच। तो आर का स्क्वायर कर दो और एच लिख दो। 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 100, यानी कि एक के पीछे 6 जीरो। क्यों भाई? देखो जब स्क्वायर करते हैं ना तो ये जीरो जीरो जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो दो जीरो थे, स्क्वायर हुआ तो 4 जीरो हो जाएंगे एक के पीछे, और फिर ये वापस गुणा होंगे तो 2 जीरो और बढ़ गए। तो एक के पीछे टोटल 6 जीरो लगाने हैं। अब ऐसे ही आपके पास में क्या आ गया? 120 इंटू 120। लेकिन 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर कर रहे हैं, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 का जो क्यूब होता है वो होता है आपके 1728। ठीक है, मुझे याद है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1728, और फिर एक दो और एक और जीरो आएगा तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, 120 का क्यूब निकाल लेना, यही आएगा 172830। मुझे पता है कि ऐसे आता है। ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। बेटा ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स मान करके या जेड मान करके या उस तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, क्योंकि एक्स एक्स, फिर एक्स का क्या करोगे? उसकी वृद्धि करवाओगे। उससे बढ़िया है आप आर और एच या जो भी मानना है वो 100 मान लो, जल्दी होता है। ये तो सिर्फ आपको आज समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा। फिर आप इसका अंतर निकालो, क्योंकि वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो पहले वाला जो आयतन है वो भाई था आपने कितना? एक के पीछे 6 जीरो। अब दूसरा वाला कितना है? तो वो है आपका 1,72,000, सॉरी ये कितना है भाई? 17,28,000। ठीक है। और पहले कितना था? तो आपका था ये 10 लाख। ठीक। अब ये है 17,28,000, बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो बढ़ा है आपका 7,28,000 जो है आयतन बढ़ गया। ये आयतन बढ़ा हुआ लिख लो आप, 7800। अंतर तो हमेशा ऊपर आता है, नीचे ये बढ़ा किसके कंपैरिजन में? तो पहले जो होगा उसके कंपैरिजन में ही तो बढ़ेगा। तो पहले कितना था? 10 लाख। इसके कंपैरिजन में बढ़ा है, तो नीचे क्या आएगा? 10 लाख आएगा, यानी एक के पीछे 6 जीरो आएंगे। ठीक, इंटू 100। अब काट पीट मचाओ। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो बचा है। तो 728/10, यानी कि बचा 72.8%। ठीक है। तो आयतन में कितनी वृद्धि हुई? तो आयतन के अंदर वृद्धि हुई है 72.8% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 72.8% की आयतन के अंदर वृद्धि हुई है। समझ में आ गई बात?
अभी तो मैंने समझाया इतना, इसलिए इतना समय लगा है। आप एग्जाम के अंदर इतना समय नहीं लगाएंगे। आपको केवल ये करना है, पहले वाली कंडीशन 100 मान के वॉल्यूम लिख देना, दूसरी वाली कंडीशन में जो वृद्धि कमी बोले वो करके लिख देना, और फिर सीधा अंतर और बेटे जो पहले वाले का वॉल्यूम था वो, या क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल इंटू 100, आंसर क्लियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे विद इन 2 से, मतलब ये मान के चलो 30 से 40 सेकंड में आप कर जाओगे इस ऐसे क्वेश्चन को, तो अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपके परीक्षाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना, कि परीक्षा संबंधी प्रतिशत के क्वेश्चन, ऐसी हेडिंग लिखो, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब ये जब क्वेश्चन आप सीख जाओगे कि क्या करना है, तो आगे इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। आपको भी पता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होता ही है, तो वो इस विद्यार्थी का क्या है, 36% अगर आ गए तो वो पास है। अब उसने क्या करा बेचारे ने, 28% अंक तो प्राप्त कर लिए मेहनत करके। कितने, 28% अंक प्राप्त कर लिए, तथा फिर भी वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक होंगे। यानी कि देखो, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 28% प्राप्त करे और 6 अंक से फेल हो गया। यानी अगर वो 6 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता मतलब उसके कितने प्रतिशत आ जाते, 36% आ जाते। यही तो बात हुई है, पास होने के लिए अपने को चाहिए 36%। अब अगर वो 28% अंक तो ला चुका है, 6 अंक और ले आता, यानी 28 प्लस 6 करूं तो वो पास हो रहा है ना। बस ये चीज आपके समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका समय हुआ शुरू। जल्दी से जल्दी करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अगर कर पाते हैं तो आपके प्रतिशत टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और आपको अब समझ भी आ रहा है। अब आप जो है अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो। बस मैं ये कह रहा हूं आपको, और कुछ भी नहीं। करिए करिए भाई, जल्दी करिए। अभी देखना एक लाइन में इसका आंसर आएगा, और आपका समय हुआ समाप्त। देखो क्या बोला था, 36% अंक, कितने, 36% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, और ये बराबर किसके हो जाएंगे, जितने उस विद्यार्थी ने लाए हैं और जितने उसे फेल हुआ उनके योग के, क्योंकि 28% वो ला चुका है, और अगर 6 अंकों से वो फेल हुआ, तो मान लो मैंने उसको 6 अंक दे दिए, तो अब 28% और 6 अंक दोनों जोड़ेंगे तो 36% बनेंगे या नहीं, पूर्णांक का बनना चाहिए, बनेगा। बस अगर क्वेश्चन सही है तो बनेंगे इतने, बस तो ये बराबर कर दो। तो 36% बराबर हो गए 28% प्लस 6 के। अब क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर प्रतिशत को अलग किया जाता है और अंकों को अलग किया जाता है। प्रतिशत को आप इधर ले आइए, 36 में से जब 28 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आपके बचेगा 8%, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 6 अंकों के। ठीक है, अब 8% अगर 6 के बराबर है तो 100% जो कि उसका क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो वो तो 100% होता है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6/8, क्योंकि 1% की वैल्यू होगी 6/8। 100% के लिए दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया था, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/8 गुणा 100। और अब इधर काटछीट कर देंगे, तो देखो 4 दूनी 8, और ये 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, 2 से ये कटेगा 3 बार, और 3 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 अंक आ जाएंगे। क्लियर है, यानी कि उस विद्यार्थी को कितने अंक लाने थे, 75 अंक लाने थे, जबकि वो कितने ला चुका था, तो वो ऑलरेडी बेचारा 69 अंक तो ला चुका था। ठीक है ना, इसीलिए तो वो 6 अंकों से ही फेल हो रहा था, 6 अंक जैसे ही उसको मिल गए वो पास हो गया। तो ये 28% इसके बराबर थे, 69 के। तो अब बताओ पूर्णांक कितना हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, पूर्णांक पूछे, यानी टोटल पूर्णांक कितने हैं, पूरे अंकों का योग कितना है,
तो 75 अंक का उसका पेपर था। अगर वो आपसे पूछ ले उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आप जो टोटल आए उसमें से जितनों से वो फेल हो रहा हो उसको माइनस कर देना। 75 अंक टोटल आए, उसमें से वो 6 से फेल हो रहा था, 6 घटा दो तो 69 आ गया। तो ये 69 उसके क्या हुए, उसने प्राप्त किए हुए अंक हो गए। ठीक है। कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि न्यूनतम पास होने के लिए जो उसके अंक थे, यानी न्यूनतम पूर्णांक या न्यूनतम उत्तीर्णांक उसके क्या है, तो आप इस 75 का 36% निकालेंगे, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 36%। तो 75 का क्या करते 36% निकाल लेते, आपके आंसर आ जाता। समझ में आ गई बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में परीक्षा से रिलेटेड किसी विद्यार्थी के, तो अब आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर हो सकता था कि ऐसा बोल दिया जाए कि एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 6 नंबर से फेल हुआ, और दूसरे का बोल दे कि 28% प्राप्त किए और 10 अंक का फेल हो गया। दोनों को योग करके बराबर कर देना। भाई दोनों ही पास होने के लिए तो मिनिमम अंक बराबर ही लाएंगे, तो बस दोनों विद्यार्थियों के बराबर रख दो, आंसर आ जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो परीक्षा वाला क्वेश्चन था समझ आया होगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये तो वापस से जो पहले आ चुका है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि P की आय Q से 40% अधिक है, P की आय Q से अधिक है, तब Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। P की आय Q से 40% अधिक है, तब Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका समय हुआ शुरू, जल्दी से करिएगा। ठीक है, जल्दी करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूं, और जो नए नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डरना नहीं है। आपको जिस टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, सीधा राजस्थान एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके चैट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन भेज देना है। ठीक है, वहां आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा मेरे खुद के द्वारा। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। देखो क्या करेंगे, एक तरफ अपन लिखेंगे P, एक तरफ लिखेंगे Q। अब Q से 40% अधिक बोला है, Q की मान लेते हैं 100, तो ऑटोमेटिकली P की कितनी हो जाएगी 140, क्योंकि 40% अधिक लानी थी, तो 40% अधिक आ गई, 140 हो गई। अब क्या बोला, Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो कितनी कम है, 40 कम है। ठीक है, P की कितनी है 140, Q की कितनी है 100, कम कितनी होगी 40, और ये 40 कम है, लेकिन किससे कम है, तो देखो बोला है P से, P से, तो P की वैल्यू आप नीचे लिखोगे, जिसके साथ से लिखा है उसको नीचे, इंटू 100। अब काटशीट मचा दो, ये 0 से 0 गया। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और ये 2 से कटेगा 50 बार। ठीक है, और फिर 50 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 200, 200 बटे 7, तो भाग दे दो, 7 दूनी 14, 6 जीरो यानी 7 अठे 56, 4 बटे 7, तो 28 सही 4 बटे 7% अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 सही 4 बटे 7%, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये जो बड़े बड़े दिखने वाले क्वेश्चन और मानना और वानना और वो थे, उसके कंपैरिजन में जो मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट बताया है कि प्रतिशत वाले चैप्टर के अंदर जब भी कुछ मान ना हो, आप 100 मान लीजिए, आपका आंसर 1 से 2 लाइनों के अंदर आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व मैंने 1, 2 या 3 हाईएस्ट लाइनों के अंदर सॉल्व करा है। हाँ, समझाने में मैंने 5-5 मिनट भी ली है किसी किसी क्वेश्चन को, वो केवल इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसे। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग जो है यहां तक के क्वेश्चन समझ चुके होंगे, और आपको अब जो है प्रतिशत टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। ये सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, आप चाहें तो खुद RSMSSB बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, और जितने पेपर अवेलेबल है ना, वो सब उसमें मैथ्स जहां जहां आती है वो पेपर डाउनलोड करना, उनमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ईयर वाइज में यहाँ लिखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ऐसा प्रूफ दूं कि यार ये इस ईयर में आया था, क्या करोगे आप उस ईयर का, है ना, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं। तो अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में। और इस शून्य से गुरु शिखर सीरीज को जिस विद्यार्थी ने पूरा देख लिया, मेरा वादा है आपसे और मैंने खुद से ये चैलेंज किया है कि मैं बच्चे को सिखा के रहूंगा। अब जो विद्यार्थी पूरा देखेगा वो 100% मैथ सीखेगा, और नहीं सीखता है तो फिर मैं उस विद्यार्थी के लिए कुछ अलग से करने का भी प्रयास करूंगा। अभी तो मेरा प्रण है कि 3 महीने पहले शून्य से गुरु शिखर बैच को पूरा करूं मैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।